अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। क्लास लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास था जी अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। और उसमें हमने मज़ीद अब थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ों को देखना है। और जो कंटेंट कवर करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर वो है जी अकाउंटिंग फॉर ऑल सिनेरियोज ऑन ड्रायर्स पार्ट इंक्लूडिंग विद होल्डिंग द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल एंड बैंक फॉर कलेक्शन। Then has the accounting under following scenarios: dishonor of a bill of exchange, renewal of a bill of exchange, and retirement of a bill of exchange. Accounting for transaction involving a bill of exchange, journal and ledger account for both dryer and dry books of account. तो इसमें क्लास हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन भी चेक करेंगे, ठीक है, और बाकी हमारा डिस्कशन होगी जस्ट लाइक अ थ्योरेटिकल, जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट्स आपको देते रहे हैं। तो दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं कि मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली है क्या। अकॉर्डिंग टू द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिटन फॉर्म में होगा और अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइन बाय द मेकर, जो ये बनाएगा मतलब जो इशू कर रहा होगा वो साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ओनली टू। अब यहाँ एक आप डायरेक्शन दे रहे होंगे कि सर्टन एक पर्टिकुलर पर्सन जो है यही इस अमाउंट को पे करेगा, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या फिर आप उस सर्टेन पर्सन को ऑर्डर दे रहे होंगे, और टू द बेरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप आगे इस इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर कर रहे होंगे। A bill of exchange constitute a commercial act regardless of the transaction for which it is concluded, even if the interested parties are not traded. अब उसने यहाँ कहा है कि जी बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक कमर्शियल एक्ट है, ट्रेडिंग जब की जाती है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप है वहां भी बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज किया जा सकता है, मतलब सेलिंग के लिए भी, परचेजिंग के लिए भी। और इसी तरह हम अगर अपना लोन वगैरह को पे करना चाह रहे हैं तो डेटर क्रेडिटर के रिलेशनशिप में भी इस तरह की ट्रांजैक्शन में बिल ऑफ एक्सचेंज को आप बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज्ड टू सेटल ऑल टाइप ऑफ परचेजेस एंड टू पे इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग कमर्शियल कंसंट्रेशन, परचेज ऑफ मूवेबल एसेट, डिलीवरी ऑफ गुड, टूल, मशीन, सर्विस। अब यहाँ इसने बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज को इस वजह से बनाया जाता है ताकि तमाम तरह की जो परचेजिंग है या अगर आपने कोई बिल पे करना है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइंग कमर्शियल, बजाय इन चीज़ों के इन जो कमर्शियल कंसिडरेशन है इनके, आप इन तमाम जगहों पे बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है। टर्म ऑफ अ बिल और पीरियड ऑफ अ बिल। सबसे पहली टर्म है इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच अ बिल इज ड्रॉन एंड द डेट ऑन विच इट इज पेएबल। ठीक है, ये बेसिकली आपकी टाइम पीरियड बता रहा है कि बिल कब ड्रॉ हुआ, ठीक है, किस डेट पे हुआ और किस डेट पे इसको पे किया जाएगा। देन है ड्यू डेट, इट इज अ डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू। अब ड्यू डेट क्या होगी, ये वो डेट होगी जिस पर बिल, उसकी बिल की जो पेमेंट है वो भी ड्यू है। डेज ऑफ ग्रेस, देयर आर द 3 एक्स्ट्रा डेज एडेड टू द पीरियड ऑफ बिल्स। अब यहाँ डेज ऑफ ग्रेस को ऐड किया जाएगा कि ये पीरियड ऑफ बिल के साथ रिलेट कर रहे होंगे। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, द डेट विच कम आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस टू द पीरियड ऑफ बिल। जब इन डिफरेंट डेट्स को जो डे ऑफ ग्रेस के साथ हमने रिलेट की, इनको जब आप ऐड कर देंगे पीरियड ऑफ बिल के साथ, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डेट ऑफ मेच्योरिटी। ओके, देन सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अकाउंटिंग फॉर ऑल सिनेरियो ऑन ड्राफ्ट्स पार्ट। तो इट इंक्लूड विद होल्डिंग द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विद होल्डिंग द बिल। विद होल्डिंग द बिल का मतलब है कि जिसने इस बिल को इशू किया है वो उस बिल को अपने पास होल्ड करके रख रहा है टिल द मेच्योरिटी, तो दिस इज कॉल्ड द विद होल्डिंग द बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है जी, इट मीन इनकैशमेंट ऑफ बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी। मेच्योरिटी से पहले ही आपको पैसों की जरूरत है तो आपने उसको डिस्काउंट कर दिया, इन कैश करवा लिया। द बैंक डिडक्ट इट्स चार्जेस फ्रॉम द बिल। जो बैंक है, बैंक के पास आप जाएंगे बिल को लेके, बिल अगर आपका 1 लाख का है, ठीक है, तो आपको 90,000 या 95,000 दे दिए जाएंगे, बाकी जो उसके चार्जेस होंगे वो बैंक डिडक्ट कर लेगा। और जब वो ड्यू डेट आएगी उस पर बैंक जाके खुद वो सारा का सारा जो पैसा है वो जो है वो अपना ले लेगा उस बंदे से जिसके नाम का ये बिल होगा।
When bill is discounted with the bank, give the necessary journal entries in the book of drawer and dry. अब जब बिल डिस्काउंट हो गया है बैंक के साथ, तो फिर कौन सी नेसेसरी एंट्रीज जो आपको जर्नल में करनी पड़ेंगी ड्रॉअर की बुक्स में और ड्राई के बुक में, वो क्या है जी? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल मीन इन कैशिंग द बिल बिफोर द डेट ऑफ इट्स मेच्योरिटी। ठीक है, एक तो आपने ये बताना होगा कि आपने जो बिल डिस्काउंट किया है या जो बिल कैश हुआ है, इन कैश हुआ है बिफोर द मेच्योरिटी, वो उसकी एंट्री आप पुट करेंगे दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बैंक चार्जेस एंड अमाउंट डिस्काउंटिंग चार्जेस फ्रॉम द बिल अमाउंट, अब इस चार्जेस को भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इंडोर्समेंट ऑफ बिल है जी। इंडोर्समेंट मीन द ट्रांसफर ऑफ बिल और प्रोमिसरी नोट टू अनदर पर्सन। हम इंडोर्समेंट वहाँ लगाते हैं जब हमने अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे को देनी हो, तो बेसिकली इंडोर्समेंट ऑफ अ चेक भी होता है, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल भी ये होगा कि जब आप ट्रांसफर कर देंगे एक बिल दूसरे पर्सन को। इट इज ट्रांसफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डेट्स एंड ड्यूज। अब बेसिकली ये इंडोर्समेंट तब की जाती है जब आपने डेट्स या ड्यूज को सेटल करना होता है। Bill sent for the collection. When a bill is sent to the bank for collection with instruction that it will be retained till the maturity date. अब यहाँ क्या है जी, बिल आपने बैंक को भिजवा दी है कलेक्शन के लिए और इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इसको आपने तब तक रिटेन करना है जब तक कि मेच्योरिटी डेट नहीं आ जाती। बिल विल बी रियलाइज ऑन इट्स ड्यू डेट, इट इज नोन एज बिल सेंट फॉर द कलेक्शन। जब बिल रियलाइज हो जाएगा ड्यू डेट पे, तो इसको हम कहेंगे, इसकी जो एंट्री हम पुट करेंगे, बिल सेंट फॉर द कलेक्शन। अकाउंटिंग अंडर फॉलोइंग सिनेरियोज। अब इसके अलावा भी कुछ सिनेरियोज हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले है डिसऑनर ऑफ अ बिल। अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन द ड्राई फेल टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, अब बिल कब डिसऑनर होगा कि जिसने पैसे पे करने हैं उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है, वो पेमेंट पे नहीं कर सकता, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, तो डिसऑनर हो जाएगा बिल। The bill may get dishonored when the dry doesn't have sufficient fund to pay the bill or he become insolvent. बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा कि जब आपके ड्रॉय के पास सफिशिएंट फंड नहीं है बिल को पे करने के लिए और वो इंसॉल्वेंट हो गया। इन दिस सिचुएशन द लायबिलिटी ऑफ द एक्सेप्टर इज रिस्टोर्ड। अब इसमें कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में जो एक्सेप्टर की लायबिलिटी है वो रिस्टोर्ड हो जाएगी। ऑनरिंग द बिल है जी, पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपीरेंट टेन्योर ऑफ द बिल। अब ऑनर अगर हमने करना है तो फिर हम पेमेंट को जो आपका टेन्योर होगा, जो आपका टाइम पीरियड होगा, उसके मुताबिक आपको लेके चलना होगा। व्हेन द एक्सेप्टर ऑफ द बिल पेज द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल ऑन ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड ऑनरिंग द बिल। अब एक्सेप्टर कौन है? हमने थर्ड पार्टी यहाँ डिस्कस की थी कि जैसा बैंक है, ठीक है, बैंक उस बिल को एक्सेप्ट करेगा और फिर पे कर देते हैं अमाउंट, स्पेसिफिड अमाउंट जो भी होगी बिल के ऊपर ड्यू डेट पे। दिस इज कॉल्ड द ऑनरिंग द बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल है जी, व्हेन द एक्सेप्टर इज नॉट इन हिज कैपेसिटी टू पे हिज बिल ऑन द ड्यू डेट। अब एक्सेप्टर जो है, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिल को ड्यू डेट पर पे कर सके। ही मे रिक्वेस्ट द ड्रॉअर ऑफ द बिल टू कैंसिल द ओरिजिनल बिल एंड ड्रॉ अ न्यू बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल। अब यहाँ क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट करेगा एक्सेप्टर ड्रॉअर को कि आप ओरिजिनल बिल कैंसिल कर दिए और न्यू बिल जो है ओल्ड बिल के रिप्लेसमेंट में इशू कर दें। इफ ड्रॉअर एग्रीज एंड अ न्यू बिल इज ड्रॉन, इट इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ अ बिल। और अगर ड्रॉअर जो है वो एग्री हो जाता है, न्यू बिल ड्रॉ हो जाता है, तो इसको रिन्यूअल ऑफ अ बिल कहेंगे। रिटायरिंग ऑफ अ बिल है जी, व्हेन द ड्रॉई पे द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, इट इज टर्म एज द रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अगर ड्राई ने पे कर दिया है बिल ड्यू डेट से पहले, तो इसको रिटायरमेंट ऑफ अ बिल कहेंगे। इट्स हैपन विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्रायर एंड द ड्राई। ये तब होगा जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ड्रायर और ड्राई के दरमियान, ठीक है, इशू करने वाले के और पे करने वाले के दरमियान। टू इनकरेज रिटायरिंग ऑफ द बिल, द होल्डर अलाउ सम डिस्काउंट कॉल्ड रिबेट ऑन द बिल अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरिंग द बिल टू द मेच्योरिटी। अब इसी रिटायरमेंट ऑफ द बिल को इनकरेज करने के लिए क्या होता है जी, होल्डर जो है वो कुछ डिस्काउंट दे देते हैं बिल के ऊपर एज अ रिबेट, ताकि लोग ज्यादा इनकरेज हो के ड्यू डेट से पहले जो है वो पेमेंट करनी शुरू कर दें। एडवांटेजेस क्या हैं जी इसके? गारंटी फॉर द बेनिफिशियरी टू द पेड बाय द बैंक एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ डिफेक्ट और नॉन डिलीवरी। गारंटी आपको दे दी जाती है जितनी भी पार्टीज हैं कि बैंक के थ्रू आपकी पेमेंट हो जाएगी बगैर किसी डिफेक्ट के और नॉन डिलीवरी के। इंडोर्सेबल बाय अ थर्ड पार्टी, आप किसी तीसरे बंदे को भी इसमें इसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिल को। पॉसिबिलिटी फॉर द ड्राई टू यूज इट एज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ ड्राई के पास एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो इस बिल को एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं।
What are the option available to the holder of the bill? कौन कौन से option available है holder of the bill के पास? The holder of the bill can use it in either of the following way. अब कौन से वो ways हैं? Bill can be retained till the date of maturity. Date of maturity तक आप bill को retain कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं. Bill can be discounted with the bank. ठीक है, आप इस बिल को जो है बैंक के साथ डिस्काउंट भी कर सकते हैं. बिल कैन बी इंडोर्स्ड और निगोशिएटेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर. बिल को आप आगे किसी के साथ ट्रांसफर भी कर सकते हैं क्रेडिटर की कंसेंट के साथ. बिल कैन बी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और बिल को आप कलेक्शन के लिए बैंक भी भेज सकते हैं. What do you mean by bill receivable and bill payable? अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि बिल रिसीवेबल और पेएबल जो है इससे रिलेट करते हुए हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको बताना है. तो सबसे पहले है जी बिल रिसीवेबल. तो फॉर द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इट्स पेमेंट इज नोन एज बिल रिसीवेबल. वो पर्सन जिसने ड्रॉ किया है बिल ऑफ एक्सचेंज और इंटाइटल है कि वो रिसीव करेगा पेमेंट, इसको हम बिल रिसीवेबल कहेंगे. द ड्रॉअर ऑफ द बिल विल शो बिल रिसीवेबल ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अब बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्रॉअर की इस चीज को हम क्या शो करेंगे? बिल रिसीवेबल, और बैलेंस शीट के अंदर इसको एसेट पोर्शन में शो करेंगे. अगर बिल पेएबल है तो फिर क्या होगा? For the person who accepts the bill and is liable to make its payment is known as the bill payable. वो पर्सन जिसने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अब इसकी लाइबिलिटी है कि वो उसको पे भी करेगा. ठीक है, तो ये बिल पेएबल बन जाएगा. The dry of the bill will show बिल पेएबल ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अब ये जो बिल पेएबल है ये ड्राई की बुक्स ऑफ अकाउंट में जाएगा और लाइबिलिटी के पोर्शन में आप इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में. डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इन्वॉल्विंग एडिशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ड्रॉअर एंड द पे. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन आपको हो सकता है, एडिशनल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ ड्रॉअर एंड पे. डिफिकल्ट फॉर द बेनिफिशियरी टू प्लान कैश फ्लो बिकॉज द एक्चुअल क्रेडिट डेट इज नॉट फोरसीएबल. अब यहाँ कह रहा है कि बेनिफिशरीज जितनी भी पार्टीज हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कि वो प्लान कर सके कि कितना कैश फ्लो आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल क्रेडिट डेट जो है वो दिखाई नहीं देती इसमें. रिस्क क्या है जी? लॉस और थ्रेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और रिस्क ऑफ फ्रॉड. ये दो ही रिस्क इससे रिलेट करते हैं. जी स्टूडेंट, इस स्लाइड में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखना है कि अकाउंटिंग को ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग का बिल ऑफ एक्सचेंज. तो सबसे पहले है जी एक एग्जांपल आपके सामने. X sold goods to Y for ₹1,000 on 1st January 2018 and draws on Y a bill of exchange at 3 months for this amount. X ने Y को गुड्स बेची हैं और क्रेडिट पे बेची हैं. 1,000 रुपीज़ का बिल बना है ऑन 1st January 2018 और एक बिल ड्रॉ हुआ है X की तरफ से Y को. अब 3 मंथ के लिए है ये बिल और Y एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू X. Y ने एक्सेप्ट भी कर लिया बिल को और इसको रिटर्न कर दिया है X को. द बिल इज ड्यूली मेट एट मेच्योरिटी. बिल जो है वो मेच्योरिटी पे मिलेगा. शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन बोथ द पार्टीज बुक्स. अब दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने देखने इन एंट्रीज को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. तो सबसे पहले है जी बुक्स ऑफ X. अब बुक्स ऑफ X कौन है? जिसने चीजें बेची हैं, ये बेसिकली सेलर हो गया. ठीक है, अकाउंट टाइटल और ये सारी चीजें आपने बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जिस तरह हम जर्नल के अंदर बनाते हैं. तो 1st जनवरी में आपकी 2 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी इन दी बुक्स ऑफ X. पहली होगी जी अकाउंट रिसीवेबल. ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल कौन है? हमारी वो पार्टी जिसने हमसे उधार पे चीजें ली हैं, बाय बेसिकली. अच्छा, और इन्होंने सेल किया है, तो डेफिनेटली जब क्रेडिट पे सेलिंग होती है तो सेल अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करते हैं. उसके बाद साथ ही इसके इसी रेट में बिल रिसीवेबल जो है ये डेबिट होगा आपका 1,000 से और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 1,000 से. ठीक है, क्योंकि बिल अब हम यहाँ बात करेंगे अकाउंट रिसीवेबल की बजाय हमने बिल रिसीवेबल लिखना है क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है. 4 अप्रैल जब आएगा तो कैश जो है वो डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और इस तरह अमाउंट ऑफ द बिल जो है वो रिसीव होगी आपकी. ठीक है जी. अब बुक्स ऑफ वाई में क्या होगा? बुक्स ऑफ वाई में 1st जनवरी में इसी तरह 2 ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, अकाउंट पेबल क्योंकि लायबिलिटी जनरेट हुई है. ठीक है, अब ये आपका जनरेट हो गया 1,000 से क्योंकि गुड्स परचेज हुई क्रेडिट पे. अब इसी डेट में आपके अकाउंट पेबल जो है वो आपका डेबिट होगा और बिल पेबल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस आपने दे दी है. अब ये बुक्स ऑफ वाई जो है ये कौन है? ये बायर है जिसने परचेजिंग की है क्रेडिट के ऊपर. ओके, 4 अप्रैल में बिल पेएबल जो है वो डेबिट हो जाएगा और कैश जो है क्योंकि आपने पे कर दिया वो 1,000 से क्रेडिट हो जाएगा. तो अमाउंट ऑफ द बिल जो है वो पे हो गया.
ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, मिस्टर अली ड्रॉ अ 3 month बिल फॉर ₹2000 ऑन मिस्टर अहमद ऑन द 1st March 2018 फॉर द वैल्यू रिसीव। अब मिस्टर अली ने 3 महीने का बिल जो है वो ड्रॉ किया था 2000 रुपीज़ का मिस्टर अहमद के लिए, ठीक है, ऑन 1st March 2018। अहमद ने एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न इट टू दी अली हु डिस्काउंटेड ऑन 4th March 2018 विद हिज बैंक एट 6% पर annum। अब अहमद ने एक्सेप्ट किया और इसको रिटर्न कर दिया अली को, जिसने इसको डिस्काउंट करवाया है 4 मार्च को बैंक के साथ एट 6% पर annum पे। अहमद पेज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, क्योंकि अहमद ने एक्सेप्टेंस जो है वो पे कर ली थी। अच्छा जी, अब हमने बुक्स ऑफ अली में देखना है। अब बुक्स ऑफ अली के अंदर आपने कैसे इनको रिकॉर्ड करना है। मार्च 1st को बिल रिसीवेबल डेबिट होगा और अहमद जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस क्योंकि रिसीव हो गई थी। और 4th मार्च को कैश या बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, जितना डिस्काउंट आप दे रहे होंगे, ठीक है, वो आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्काउंट दिया जाता है तो वो एज ए एक्सपेंस चार्ज किया जाता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और बिल रिसीवेबल जो है वो 2000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल डिस्काउंट हुआ है एट बैंक। अच्छा जी, अब बुक्स ऑफ अहमद में क्या है, बुक्स ऑफ अहमद में जनवरी 1st और जून 4th को क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। 1st जनवरी को अली जो है वो डेबिट हो गया 2000 से, बिल पेबल जो था वो लाइबिलिटी जनरेट हुई, वो 2000 से क्रेडिट होगी क्योंकि एक्सेप्टेंस गिवन थी। 4 जून को बिल पेबल हो गया डेबिट और कैश आपने दे दिया, पे कर दिया, वो 2000 से आपका क्रेडिट हो गया क्योंकि अमाउंट ऑफ द बिल जो है वो पे हो गया। ठीक है जी, और नीचे कैलकुलेशन डिस्काउंट की उसने आपके सामने मेंशन की हुई, इसको भी आप साथ देख लेंगे। 2000 मल्टीप्लाई 6/10 मल्टीप्लाई 3/12, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, बिल फॉर ₹3000 इज ड्रॉन बाय पी ऑन क्यू ऑन April 1st 2018 एंड एक्सेप्टेड फॉर 4 month। बिल जो है 3000 का ड्रा किया है पी ने, ठीक है, क्यू पर, और 1st April 2018 को, और एक्सेप्टेंस 4 मंथ की है इसकी। पी ट्रांसफर टू हिज क्रेडिटर आर ऑन 20th April 2018। अब पी ने क्या किया है, पी ने इसको ट्रांसफर कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को जिसका पार्टी का नाम आर है, ऑन 20th April 2018। ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट। जब ड्यू डेट होगी तब एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी। रिकॉर्ड दी अब ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ पी क्यू एंड आर। अब 3 बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बुक ऑफ पी, अब बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ और क्यू जो है वो क्रेडिट हो गई क्योंकि एक्सेप्टेंस हो गई थी। आर जो है पार्टी हमारी, वो 3000 से डेबिट और बिल रिसीवेबल जो है वो 3000 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिल आपने इंडोर्स कर दिया। इंडोर्स का क्या मतलब है, ट्रांसफर कर दिया आपने। बुक ऑफ क्यू क्या है जी, बुक ऑफ क्यू में पी जो है पार्टी वो आपकी डेबिट हो जाएगी और बिल पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, लाइबिलिटी जनरेट होगी क्योंकि एक्सेप्टेंस गिवन थी। देन 4th अगस्त को बिल पेबल 3000 से डेबिट और कैश आपने पे कर दिया क्योंकि अमाउंट ऑफ द बिल पेड है, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, बुक ऑफ आर में क्या होगा, बुक ऑफ आर में 20th अप्रैल में बिल रिसीवेबल डेबिट और पी जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। और 4th अगस्त में कैश या बिल डेबिट हुआ और बिल रिसीवेबल 3000 से क्रेडिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने बिल डिस्काउंट करवा लिया था एट बैंक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, अ बिल फॉर 1500 इज ड्रॉन बाय मिस्टर नवीद ऑन मिस्टर अनीस ऑन 1st जून 2018 एंड एक्सेप्टेंस फॉर 2 मंथ। अच्छा, बिल जो है ये 1500 का है और ये ड्रॉ किया है मिस्टर नवीद ने अनीस के लिए, और ये 1st जून 2018 को हुआ, और एक्सेप्टेंस जो है 2 महीने की। एक्सेप्टेंस का मतलब है 2 महीने में इसको आप क्लियर कर देंगे। मिस्टर नवीद सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 2nd जून 2018। मिस्टर नवीद ने बिल जो है वो कलेक्शन के लिए बैंक भेज दिया है 2nd जून को ही। ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट, और जब ड्यू डेट आएगी तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ मिस्टर नवीद एंड मिस्टर अनीस। अब आपने इस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ मिस्टर नवीद और बुक्स ऑफ मिस्टर अनीस में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले बुक ऑफ मिस्टर नवीद है, इसमें हमने जून 1st में हमारे पास जो ट्रांजैक्शन आएगी वो आएगी बिल रिसीवेबल डेबिट और अनीस क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है। और 2nd जून को बिल फॉर द कलेक्शन आपने भेजा, वो डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट क्योंकि आपने बिल सेंड कर दिया है बैंक को फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट। अच्छा, 4th अगस्त में जो है वो बैंक जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और बिल फॉर द कलेक्शन क्रेडिट क्योंकि बैंक ने कलेक्ट कर लिया है आपका वो बिल। ओके, बुक्स ऑफ मिस्टर अनीस, इसके अंदर क्या होगा जी, बुक्स ऑफ मिस्टर अनीस में जून 1st को नवीद जो है, ठीक है,
नवीद कौन था जिसने ड्रॉ किया था हमारा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो नवीद जो है वो डेबिट हो गया और बिल पेएबल जो है वो क्रेडिट हो गया। बिल पेएबल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि ये लायबिलिटी जनरेट होगी मिस्टर अनीस की, उसने इस बिल को पे करना है। तो एक्सेप्टेंस गिवन थी, साथ ही आप इसको इलस्ट्रेशन में मेंशन करेंगे। 4 जून को क्या हुआ, बिल पेएबल जो है वो 1500 से डेबिट हुआ हमारा, ठीक है, और जो कैश है वो हमारा 1500 से क्रेडिट हो गया। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ द बिल जो थी वो आपने पे कर दी है। तो क्लास इस तरह आपने हर एक ट्रांजैक्शन को अच्छे से देखना है और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके जी क्लास, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। इसको आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से पढ़ने की, और इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। और इसके साथ साथ क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी भी करना है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको जो मैं असाइनमेंट्स दूंगी उसके अंदर भी आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन होगा जिसको आप अच्छे से देखिएगा कि ये जो सिनेरियोस के अंदर हमने इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है वो कैसे की है, ठीक है। तो जितनी मैक्सिमम हम आपको करवा सके हैं सिनेरियो के अंडर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो मैंने आपको साथ साथ बताई है। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को साथ साथ ही लेके चलें और साथ साथ ही इनको इनकी प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि कल को आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अगर कोई थोड़ा सा पूछता भी है तो आप क्लियरली उसे बता सकें। इसके साथ साथ प्रॉमिसरी नोट को भी आपने लास्ट में देखना है। इन दोनों का डिफरेंस मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इन सारी चीज़ों को आप इंशाल्लाह ताला कंसिडर कीजिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से मिलेंगे और नया टॉपिक जो होगा वो हम डिस्कस आपके साथ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।